नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान कार्यक्रम में मैं आदित्य शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आए हैं हम आपके लिए। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आज के खेती किसानी सेगमेंट में हम आपको बताएंगे एस्पैरागस की खेती के बारे में। बता दें आपको, एक तो ये बहुवर्षीय फसल है और साथ ही साथ इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप इसकी खेती बेहतर तरीके से करते हैं, सही तरह से देखभाल करते हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी आमदनी अर्जित होगी। तो किस तरह से आपको करनी है एस्पैरागस की खेती, आइए जानते हैं। एस्पैरागस या कहीं शतावरी हमारे देश में लंबे समय से इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में होता आ रहा है। भारत में ज्यादातर इसकी जड़ों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन बदलते समय में स्वास्थ्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, जिसमें इसकी नए कोपलों का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाने लगा है। विदेशी व्यंजनों में इसके इस्तेमाल से किसानों के लिए भी नए अवसर मिल रहे हैं। औषधीय फसलों की खेती में पसीना बहाने वाले किसानों के लिए अब इसकी जड़ और नई पौध से भी मुनाफा मिलना शुरू हो गया है। तो आइए जानते हैं इसकी खेती के बारे में विस्तार से। एस्पैरागस एक बहुवर्षीय पौधा है, जिसे भारत में शतावरी के नाम से जाना जाता है। आज भी इसका इस्तेमाल कई तरह की दवाएं बनाने में किया जाता है। बढ़ती मांग को देखते हुए इसकी खेती का दायरा बढ़ रहा है। आज भारत में लगभग हर हिस्से में इसकी खेती की जाती है। सुंदर सी दिखने वाली ये झाड़ी करीब 10 साल तक पैदावार देने में सक्षम है। इसकी खेती करने वाले किसान बताते हैं कि पहले उन्होंने प्रायोगिक तौर पर छोटी सी जगह में इसकी खेती शुरू की थी, लेकिन इससे मिलने वाले लाभ ने खेती के दायरे में इजाफा किया। मौजूदा समय में इसकी खेती भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में की जाती है। इसे हर तरह की मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन दोमट या बलुई दोमट मिट्टी में इसकी पैदावार अच्छी होती है। इसमें पूरा जैविक खाद का उपयोग करें, वही 400 से 500 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसमें भी पानी, मीठा पानी हो, अच्छी मिट्टी हो। इसमें बलुअर मिट्टी अगर है किसान भाइयों, बालू मतलब जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में सैंडी लोम, बलुअर दोमट अगर है तो एस्पैरागस के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि जितनी ढीली मिट्टी होगी उतने इसके जड़ों से वो स्प्राउट निकलता है। तो एक एक एस्पैरागस 4-4, 5-5 स्प्राउट निकलता है। अगर भारी मिट्टी है किसान भाइयों तो नहीं निकलेगा। इसलिए हमारी सलाह है कि सरल मिट्टी में यानी बलुअर मिट्टी में ही इसको लगाने का प्रयास करें। इसके पौधे 2 तरह से तैयार किए जा सकते हैं, पुरानी जड़ों से और बीजों से। बीजों से पौध बनाने के लिए इसकी नर्सरी तैयार करनी होती है। बीजों को जून के पहले सप्ताह में बोया जाता है। क्यारियों से 10 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के आकार में रखी जा सकती हैं। क्यारियां से 10 मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर के आकार में रखी जा सकती हैं। वहीं बीज पंक्ति में 5-5 सेंटीमीटर की दूरी में बोए जाते हैं और इसके बाद बालू की एक पतली परत से ढक दिया जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 7 किलोग्राम बीजों की जरूरत होती है। बीज बोने के 20 दिन के बाद अंकुरण शुरू हो जाता है और 30 दिनों में पूरा हो जाता है। और सही सिंचाई व देखभाल से करीब 45 दिनों में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। किसान चाहें तो सीधे नर्सरी से पौधे खरीद कर भी रोपे जा सकते हैं। ऐसा करने से समय की बचत भी की जा सकती है। कुछ युवा किसान नर्सरी के व्यवसाय से जुड़कर भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। किसान खेत तैयार करके में जरूरी खाद मिलाई जाती है और पौधों की रुपाई का काम किया जाता है। रुपाई करते समय पौधों को मेड़ों पर लगाया जाता है। पौध से पौध की दूरी 1 सेंटीमीटर रखें। इस तरह से लगाए गए पौधों को 5 से 6 दिनों के अंतराल में सींचना चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में 7 दिन में एक बार सिंचाई जरूर करें। मल्चिंग को लेकर क्या है विशेषज्ञ की राय, आइए जानते हैं। शतावर में मल्चिंग कर दें, छोटे छोटे घासों के टुकड़े के, छोटे छोटे भूसे के, पुआल के, या जो गन्ने जहाँ क्रेशर चलते हैं उनकी छोटी छोटी जो खोई निकलती है, उसको अगर इसमें बिछा दें तो बहुत बढ़िया होगा। वो एक तो मल्चिंग का काम करेगा, हमेशा नमी बनाया रहेगा
और इसमें स्प्राउट खूब निकलते हैं और वो खाद का भी काम करेगा, छाया का भी काम करेगा और मिट्टी को, जड़ों को आसानी से लूज करके रखेगा, यानी उसमें हवा का प्रदान होगा हल्का करके। इसमें स्प्राउट बहुत निकलते हैं। इस तरह से करीब 1 साल तक इंतजार करने पर फसल मिलना शुरू हो जाती है। इस दौरान फसल की लगातार निगरानी करते रहें। कीट या रोग लगने की दशा में विशेषज्ञ की सलाह पर उचित दवा का छिड़काव करें। सही देखभाल से करीब 1.5 साल में फसल कटाई करते समय बाजार की मांग का ध्यान रखें और 6 से 8 इंच मोटाई का तना होने पर कटाई करें। बाजार भेजने से पहले इन्हें फिर ऊपर से करीब 6 इंच तक काटकर पैक कर लिया जाता है और बाजार भेज दिया जाता है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको बताते हैं पशुधन से संबंधित कुछ अहम बातें। बता दें आपको, आज हम आपको जानकारी देंगे कि अंडों के लिए आप किस तरह से बतख पालन कर सकते हैं, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने हैं। आइए ये सब जानते हैं हमारे सेगमेंट में। हमारे देश में भोजन में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए मुर्गी और बत्तख के अंडों का सेवन किया जाता है, क्योंकि बत्तखों के अंडों में मुर्गी की अपेक्षा ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए तेजी से इनका सेवन बढ़ रहा है। बत्तख पालन घरेलू स्तर पर काफी सरल है, लेकिन व्यावसायिक तौर पर इनका पालन करने के लिए कई बातों का ध्यान रखना होता है। देश की कुल पोल्ट्री में करीब 10% हिस्सा बत्तखों का है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ ही इनके मांस और अंडे की खपत में इजाफा देखा जा रहा है। यही मांग इस क्षेत्र में अवसर के द्वार खोलती रही है। बत्तख की उत्पादन क्षमता की बात करें तो आमतौर पर उन्नत नस्ल की बत्तख से एक साल में बत्तख से 280 से 300 अंडे तक मिल सकते हैं। बत्तख के अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बत्तख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बत्तख पालन मुनाफे का सौदा है, लेकिन सही मुनाफे के लिए पशुपालक सही नस्ल का चुनाव करे। हमारे यहाँ अंडा उत्पादन के लिए भारतीय धावक, व्हाइट और ग्रेनिश, खाकी कैंपवेल नस्ल का पालन कर सकते हैं। इनमें से खाकी कैंपवेल बत्तख सबसे अच्छी मानी जाती है। ये खाकी रंग की होती है। इस बत्तख से पहले साल में ही करीब 300 अंडे लिए जा सकते हैं। यही ये 2 से 3 साल में अंडा देने लायक बन जाती है और 3 साल के बाद इन बत्तखों का इस्तेमाल मांस के लिए किया जा सकता है। इस मुनाफे के व्यवसाय की प्राथमिक इकाई चूजे होते हैं, क्योंकि इनकी बेहतर सुरक्षा ही आने वाले समय में बत्तख पालन में इजाफा देती है। इसीलिए जब तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही हो, उस दौरान चूजों को कैसे सुरक्षा दे, आइए जानते हैं। कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरतें। ठंड से सुरक्षा देने के लिए चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। आवास में 200 वाट का ऊपरी शेड लगा बल्ब फर्श से 2 फुट ऊंचा लगाएं। अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछाएं। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को टूटे चावल का बारीक दाना पानी में भिगो कर दें। 1 महीने बाद ही चूजों को तालाब में छोड़ें, लेकिन शिकारी जानवरों से रक्षा का प्रबंध करें। सही मात्रा में अंडा उत्पादन बना रहे, इसके लिए पशुपालक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बत्तखों के प्रजनन के लिए तालाब या किसी अन्य स्रोत को बेहतर करें, क्योंकि बिना पानी के बत्तख प्रजनन नहीं करते हैं। साथ ही प्रत्येक 10 मादा बत्तख पर 1 नर बत्तख होना चाहिए। एक बत्तख लगभग 5 माह से लेकर 6 माह की आयु में प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। बत्तख के एक अंडे का वजन लगभग 70 ग्राम तक होता है। अंडे से बच्चे तैयार करने के लिए आप इंक्यूबेटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पशुपालन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर
बत्तख पालन में नुकसान को कम करके मुनाफे में बदल सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय में किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, जानने के लिए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए। इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी हमारा जानकारी का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती दोनों की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे सफल किसान से। आज की हमारी सफल किसान है डॉक्टर नीरजा शर्मा। किस तरह से वो सफल हुई हैं, किस तरह से उन्होंने इन ऊंचाइयों को छुआ है, आइए जानते हैं। पौधों को निहारती और उनकी देखभाल करती ये है डॉक्टर नीरजा शर्मा। वैसे तो पेशे से ये शिक्षिका थी, लेकिन बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देते देते खुद भी इस क्षेत्र में कुछ अलग करने का विचार बनाने लगी और खेतों में रसायनों के बढ़ते दुष्परिणामों को देखते हुए इन्होंने किचन गार्डन तैयार किया। इनके किचन गार्डन में कई प्रकार की सब्जियां, मसाले और फल लगे हुए हैं, जिसमें वो गोबर की खाद का इस्तेमाल करती है। इस तरह से उनके गार्डन में तैयार होने वाली सब्जियों और बाजार में मिलने वाली सब्जियों के स्वाद में बहुत अंतर मिला। इसी एक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया और वे अपनी शिक्षिका की नौकरी छोड़ कृषि के क्षेत्र में भविष्य संवारने में जुट गई। आज नीरजा जैविक रूप से गुड़ बना रही है, जो लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से बेहद जरूरी और उपयोगी है। इतना ही नहीं, अब नीरजा जी FPO से जुड़कर कृषि और उनसे बनने वाले उत्पादों को काफी आगे ले जाने के लिए भी प्रयासरत है। सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, परंतु उसका फ़ायदा कैसे लिया जाए, तो इसके विषय में जब सरकार की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जहां वो एक ग्रुप की बात करते हैं। यदि आप ग्रुप में आएंगे, एकत्र होकर आएंगे, तो आप उन सुविधाओं का, उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। नीरजा जी यहीं तक सीमित नहीं है,
उन्होंने इसके पहले मशरूम प्रशिक्षण और उत्पादन का काम भी किया है। इसके साथ ही वर्तमान में नीरजा जी अपनी महिला मित्रों के साथ मिलकर लोगों को प्राकृतिक खेती से तैयार गन्ने की फसल में शुद्ध गुड़ उपलब्ध करा रही है। कैसे आया उनको ये विचार, आइए जानते हैं उन्हीं से। मैं एक शिक्षिका थी, परंतु मन में ये विचार आया कि समाज में सभी लोग रह रहे हैं, परंतु हर घर में, हर मोहल्ले में, शहर में अनेक बीमारियों से सभी लोग पीड़ित हैं। तो मन में ये ख्याल आया कि कुछ ऐसा क्यों ना करूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। तो इसीलिए जॉब छोड़कर मैंने ये बीड़ा उठाया कि सभी को जैविक उत्पादों को उपलब्ध कराऊंगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण में अपना योगदान दूंगी। तो आजकल मैं देखती हूँ कि हर जगह पर किसान हैं या जो भी लोग खेती कर रहे हैं वो अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, अनेक प्रकार के जो हानिकारक तत्व हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, जो ग्राहक है वो खरीदता है और उसका उपयोग करता है तो उसके स्वास्थ्य को हानि होती है। उसके स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि घर में रहने वाले हर सदस्य को अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। परंतु ये सब देखकर मन को बहुत दुख पहुंचता है। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो किसान हैं उनको जैविक तरीके से अपनी फसलों को पैदा करना चाहिए। मोदी जी ने एक पहल करी है कि वो जैविक उत्पादों को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ जो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जैविक उत्पाद कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, परंतु जैविक उत्पाद पैदा तो कर लेते हैं परंतु उसकी मार्केटिंग कैसे हो। तो इसी मार्केटिंग के चक्कर में क्या होता है कि उनका जैविक उत्पाद जो उन्होंने उत्पन्न किया है, पूरे साल मेहनत करी है, तो उसका उन्हें कोई भी उचित दाम नहीं मिल पाता, उचित परिणाम उनको नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या किया जाए। तो यहाँ मैं ये देखती हूँ कि मेरी एक मित्र हैं जो कि कुशावली में रहती हैं, अनीता सैनी, उन्होंने जैविक गन्ना वो उत्पन्न कर रही हैं, परंतु हर बार क्या होता है कि वो मजबूर हैं, विवश हैं कि अपने जैविक गन्ने को वो उसी मिल में देती हैं जहाँ पर चीनी बनती है और उसी दाम में उनका जैविक गन्ना वहाँ चला जाता है। तो इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। पूरे साल वो मेहनत करती हैं परंतु उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे में मैंने ये सोचा क्यों ना जो वो दाम मांग रही हैं उसी दाम में मैं उनके गन्ने को खरीदूं और उनको भी फ़ायदा दूं और अपने समाज को भी फ़ायदा दूं। इसीलिए उनका जो जैविक उत्पाद है गन्ना जो वो पैदा कर रही हैं, जो उनको मजबूरी में मिल में देना पड़ता है कम दाम में, तो ऐसे में जो उनका मुंह मांगा दाम है उसके अनुसार मैं उनको दाम देती हूँ और उनका गन्ना खरीद कर, उनका जैविक गन्ना खरीद कर मैं उसका गुड़ बनवा रही हूँ। लघु और कुटीर उद्योग आज महिलाओं के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म है। प्राकृतिक खेती से मिलने वाली फसलों और इनसे बनने वाले उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग रहती है। महिलाएं इस क्षेत्र से खुद को जोड़कर जहां आत्मनिर्भर बन रही है, वहीं समाज को भी 2 कदम आगे ले जा रही है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम आपको एक विशेष जानकारी दे दें, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आप देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं, तमाम जानकारियां पुनः हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।